हेलो स्टूडेंट्स। तो साइंस विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने नीट एग्ज़ाम में आने वाले फिज़िक्स के क्वेश्चंस के लिए लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम 2026 में आए हुए नीट के उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद उन क्वेश्चन पर बेस्ड जो क्वेश्चन या जो जितने भी पैटर्न के, जितने भी तरीके के और भी जो क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हम टॉपिक वाइज इन वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड, और हम देखेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी का सॉल्यूशन हम जो है इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये नीट 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद इस पैटर्न पर बेस्ड जो और भी क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। तो आज की सीरीज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है एन एसी सर्किट कंटेंस ए रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। हमारे को जो है रेजिस्टेंस गिवन है 1 किलो ओम, कैपेसिटर ऑफ 0.1 माइक्रोफेरेड। जो कैपेसिटेंस है वो हमें गिवन है 0.1 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और फेरेड में हमें गिवन है 1 किलो ओम को भी हम जो है 1 × 10⁻³ ओम यहाँ लिख सकते हैं। और एन इंडक्टर, और जो हमें इंडक्टर है जो एल है वो गिवन है 1 मिली हेनरी। 1 मिली हेनरी को हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये तीनों जो है हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, एल बी सी एंड आर। तो सिंपली ये जो है हमारे को एल सी आर सर्किट वाला जो है क्वेश्चन यहाँ गिवन है, तीनों सीरीज में हमारे कनेक्ट है। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली, और हमसे जो पूछा गया वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पूछी गई है सर्किट की। हर्ट्ज में हमें आंसर दिया गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है हमसे पूछी गई है। तो एफ आर जो होगी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो एफ आर इजिकल टू हो जाएगा 1/2, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 एल की वैल्यू हम यहाँ रखें 1 × 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू हम यहाँ रखें कैपेसिटेंस जो कि है 0.1 × 10⁻⁶। तो सिंपली जो है इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ पर केवल न्यूमेरिक वैल्यू है, इनका सॉल्यूशन हमें यहाँ पर करना है। 10⁻⁻6 से 0.1 इससे 7 हो जाएगा, और -3 यानी कि 10⁻⁻10 रूट लगा हुआ है तो हाफ हो जाएगी, और ऊपर जाके 10⁻5 हो जाएगा। तो इस तरह से 10⁻5 अपॉन इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 6.2 करके कुछ आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 15.9 किलो हर्ट्ज या 10⁻³ हर्ट्ज जो है हमारे निकल करके आ जाएगा। आप मैथमेटिकली इसे सॉल्व कर लें तो इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सिमिलर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पर, और हम उनका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसे हम ध्यान से समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर। हमें जो अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू है वो 5 एम्पियर गिवन है, एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक टू रीच द पीक वैल्यू। तो जीरो से लेकर पीक वैल्यू तक रीच करने में करंट को कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ करंट के लिए अगर वाई एक्सिस में करंट को लेते हैं, और इस एक्स एक्सिस पर हम जो है हम अगर टाइम को लेते हैं, तो हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कुछ इस तरह की साइन वेव के अकॉर्डिंग जो है ट्रेवल करता है। तो ये अपनी पीक वैल्यू यहाँ पर जो है करंट जो अपनी पीक वैल्यू को I0 को जो है अचीव करता है। तो ये पीक वैल्यू तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यानी करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, लेट दिस टाइम इज स्मॉल टी, वो स्मॉल टी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए फटाफट से इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो हमें जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, फ्रीक्वेंसी जब हमें गिवन है तो हम इसका टोटल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हमें पता है टोटल टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। तो 1/60
सेकंड। ये हमारे पास टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा कैपिटल टी। इसका मतलब इस वेव को स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने तक, यानी बी पॉइंट तक पहुंचने, ए से लेकर बी तक पहुंचने में जो टोटल टाइम पीरियड लग रहा है वो है 1/60 सेकेंड। लेकिन हमें टोटल टाइम यहाँ पूछा नहीं गया है। अगर हमसे टोटल टाइम पूछा जाता तो 1/60 सेकेंड यहाँ पर जो है आंसर होता। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इसे स्मॉल टी की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें पता है कि ये कैपिटल टी अगर टोटल टाइम है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका हाफ टाइम होता है कैपिटल टी बाई 2। तो यहाँ जब स्मॉल टी की वैल्यू पूछी गई तो स्मॉल टी की वैल्यू जो है वो इस टी बाई 2 का भी ये हाफ पोर्शन है। ये मैक्सिमम तक पहुँचने पर जो है जो टाइम लेता है वो, फिर अगेन ये 0 होता है, फिर ये अपने मिनिमम पर पहुँचता है और उसके बाद ये फिर से 0 पर पहुँचता है। तो इस तरह से इसके टाइम के जो 4 टुकड़े यहाँ पर होते हैं कैपिटल टी के। तो हम अगर स्मॉल टी को देखें यहाँ, तो स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो होगी टी बाई 4, क्योंकि ये जो टी बाई 2 टाइम लगा है इसको 0 से 0 तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक, उसका जस्ट हाफ टाइम है। तो टी बाई 2 का हाफ टी बाई 4। तो यहाँ स्मॉल टी जो हम निकालना चाहते हैं एक्चुअल में वो है टी बाई 4, और टी बाई 4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ कैपिटल टी की वैल्यू हमें पता है 1/60 और इंटू ये 4, तो इस तरह से हो गया 1/240 सेकेंड। तो इस तरह से जो है यहाँ तक करंट को पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो 1/240 सेकेंड होगा। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये कितने समय में अपने मैक्सिमम पॉइंट से यानी पीक वैल्यू से और नेगेटिव में पीक वैल्यू तक यानी कि मिनिमम वैल्यू तक ये पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जब हमसे समय पूछा गया है तो वो समय हो जाएगा टी बाई 2। तो टी की वैल्यू हमें पता है 1/60 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/20 सेकेंड। जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो वैल्यू हमको तब हमसे आ जाती। और अगर इसकी वैल्यू 0 से 0 तक पूछी जाए तब भी ये हमारे 1/20। तो कितना टाइम हमसे पूछा गया, टोटल टाइम पीरियड पूछा जाए तो कैपिटल टी इसका आंसर हो जाएगा। हाफ टाइम पीरियड पूछा जाए तो टी बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। और 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0 पूछा जाए तो टी बाई 4 के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। तो एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन पढ़ने सही से समझने की ज़रूरत है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। हमें एक ऐसी पावर सप्लाई है जिसकी वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है हमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और इसकी वोल्टेज जो है हमें इस तरह से गिवन है। ये रजिस्टर 20 ओम, यहाँ पर एक रजिस्टर है जो कि 20 ओम का है। कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, एक कैपेसिटर है जिसकी रिएक्टेंस हमें गिवन है। रिएक्टेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर की है तो एक्स ही हो जाएगा। ओम में हमें ये गिवन है, यूनिट से भी हम पहचान सकते हैं कि एक रिएक्टेंस है। एंड ए इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 45 ओम, और यहाँ पर एक इंडक्टर है जिसकी भी रिएक्टेंस हमें गिवन है 45 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। और ये जो तीनों है वो सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि आर भी, एल भी और सी भी। इस तरह से जो है तीनों सीरीज में कनेक्टेड है विथ ए एसी वोल्ट सोर्स हैविंग वोल्ट 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। यहाँ पर 220 वोल्ट का एसी सोर्स है और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज हमें गिवन है। बाकी की जो तीनों वैल्यूज़ है आर की, एक्सएल की एंड एक्ससी की जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा गया था कोरस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो इस सर्किट के अंदर जो वोल्टेज सप्लायर है वो एक है, जिसकी वोल्टेज जो होगी उसे हम रखेंगे, और अपॉन में आर यानी कि रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो है हमारे पास तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो नेट रेजिस्टेंस होता है एल सी आर सर्किट का उसे हम यहाँ रख देंगे। बाकी हमें ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, उसको ध्यान रखने के लिए हम आई इक्वल टू वी अपॉन आर से भी इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो आर जो है जब केवल आर लगा होता है तो यहाँ पर आर आ जाता है जनरली, लेकिन एक्सएल और एक्ससी लगे होते हैं तो उस समय जो है आर की वैल्यू ये होती है, जिसे हम टोटल इम्पीडेंस भी बोलते हैं जेड। जेड इजिकल टू होता है रूट के अंदर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर केवल इसका इम्पीडेंस पूछा जाता है एलसीआर सर्किट का, तो इम्पीडेंस जो है जेड से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। पर हमसे क्वेश्चन में आई की वैल्यू पूछी गई है, तो आई इजिकल टू जाएगा वी की वैल्यू हम रखें 220 अपॉन रूट के अंदर आर का स्क्वायर। आर हमें गिवन है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 प्लस
एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल हमारे को और एक्स सी जो है वो हमें गिवन है 45 एंड 25, दोनों का माइनस करके स्क्वायर करना है। तो 45 में से 25 जाएगा तो 20 आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। तो 400 अपॉन 400, 400 प्लस 400 हमारे पास हो जाएगा 800। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 7.79 के अप्रॉक्स, जिसे हम ऑलमोस्ट 7.8 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से 7.8 के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी और डी में से जो है करेक्ट यहाँ पर हो सकता है। आगे हमसे पूछा गया है कि फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज है वो फेज भी हमसे यहाँ पूछा गया है। तो फेज भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनके फॉर्मूले सीधे ध्यान रखें कि tan फाई इजिकल टू होता है, वो होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। इससे हम जो है यहाँ पर फेज को निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, tan फाई हम रखें तो एक्सएल माइनस एक्सी यानी 45 माइनस 25 बाई आर, आर की वैल्यू हमें 20 गिवन है। तो ऊपर ये माइनस होकर 20 आएगा, 20 से 20 जाएगा 1, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू सिंपली हमारे पास आ जाती है 45 डिग्री। तो इस तरह से 45 आने पर हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो आई की वैल्यू और tan फाई जो फेज है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। ज़रूरत है हमें फॉर्मूले याद होने की और दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। और अगर हमसे इम्पीडेंस पूछा जाता, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था z की वैल्यू अगर पूछी जाती, तो z की वैल्यू इस फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करते तो ये अपॉन में जो 800 आ रहा है रूट में, वो हमारे पास यहाँ आ जाता। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 8 को 4 इंटू 2 लिखा सकते हैं, तो 20√2 जो है यहाँ पर आंसर हमारा हो जाता। ये तो है इसका इम्पीडेंस आ जाता। इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो है इन द सर्किट शोन बिलो द इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। एक ऐसी सोर्स है जैसा कि हमें यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, जिससे कि एक इंडक्टर जो है डायरेक्टली कनेक्ट है, ओनली एक इंडक्टर यहाँ पर कनेक्ट है। द करंट फ्लो इन द सर्किट इज आई, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, आई इज इक्वल टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। द वोल्टेज ड्रॉप वी एल अक्रॉस एल, तो जो एल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी उस वोल्टेज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि जब भी कोई इंडक्टर सर्किट में कनेक्टेड होता है तो उसके अंदर करंट और वोल्टेज के फेज रिलेशन से हम जानते हैं कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वो वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई 2। हमें पता है कि वोल्टेज जो होती है वो करंट से आगे होती है, उसे लीड करती है बाई पाई बाई 2। अगर वोल्टेज जो, अगर करंट की वैल्यू यहाँ है तो वोल्टेज जो होगी वो इससे पाई बाई 2 आगे रहती है फेज के अंदर। इनमें जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई बाई 2 का होता है जब भी एक इंडक्टर हमारे कनेक्ट होता है। ये लाइन हमें ध्यान होनी चाहिए, और नहीं है तो इस एक लाइन को हम ध्यान रख लें इंडक्टर के केस में, कि जब भी इंडक्टर कनेक्टेड होता है सर्किट में, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ, बाकी हम क्लास में जब इसे देखते हैं तो क्लास के अंदर वहाँ हम समझते हैं कि क्यों इससे ये आगे रहती है। तो हम इंडक्टर के केस में ध्यान रखें कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई 2 आगे होता है। इसे डायग्रामेटिक भी हम ध्यान रख सकते हैं कि वोल्टेज जो है करंट से पाई बाई 2 जो है आगे होता है, या कहें कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे होती है। अगर ऐसा ही जब हमारा केस कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करें तो उसमें जो है वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाई 2 पीछे होती है। या तो करंट को इस तरफ बनाएं, और अगर हम सेम ऐसे ही डायग्राम में समझाना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि उसमें करंट आगे होती है, वोल्टेज जो है पाई बाई 2 पीछे होती है कैपेसिटर के केस में। और अगर हम केवल सिंपल रेजिस्टेंस आर की अगर हम बात करें तो उसमें जहाँ वोल्टेज होती है उसी डायरेक्शन में जो है करंट होता है, यानी कि फेज डिफरेंस जो है 0 के बराबर होता है प्योर रेजिस्टेंस के केस में। और प्योर कैपेसिटेंस के केस में ये जो है पाई बाई 2 होता है, जिनमें से करंट जो है आगे रहता है। और इंडक्टर के केस में भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो पाई बाई 2 आगे रहती है। तो ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो थ्योरी में से लिए थे, उन्हीं में से जो है हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ में लिया है वो है, क्योंकि यहाँ इंडक्टर वाला सर्किट हमें गिवन है तो उसके अंदर हमें पता है कि वोल्टेज आगे रहती है जबकि करंट पाई बाई 2 पीछे रहता है। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज पूछी गई है, तो वोल्टेज जो भी होगी लोड के अक्रॉस वो हो जाएगी वी नॉट
साइन, अब हमें यहाँ वोल्टेज के लिए रिलेशन लिखना है। तो हम यहाँ करंट का रिलेशन देखें, करंट हमें गिवन है I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, इस तरह से करंट हमें गिवन है। तो इससे हम वोल्टेज देखें तो हमें पता है कि भाई इंडक्टर का केस है तो उसमें वोल्टेज जो है वो लीड करती है करंट को, करंट से आगे रहती है π/2। तो करंट के अंदर केवल साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो उससे π/2 आगे रहना, π/2 ज़्यादा इसकी वैल्यू होना, यानी कि यहाँ पर प्लस में π/2 आ जाएगा। जब भी वोल्टेज हमें निकालनी है तो वोल्टेज करंट के कंपैरिजन से हम निकालेंगे। करंट में अगर ओमेगा टी है तो करंट से आगे रहती है π/2 ज़्यादा वैल्यू इसकी रहती है, तो हम यहाँ पर सिंपली जो है वोल्टेज में π/2 ऐड कर देंगे और आई नोट की जगह हमारे यहाँ वी नोट आ जाएगा। आई नोट करंट के लिए, वी नोट यहाँ पर वोल्टेज के लिए। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो इससे निकल कर आ जाएगा। वी नोट की जो वैल्यू होगी वी इजिकल टू आई आर होता है, तो आई नोट इंटू आर जो रेजिस्टेंस है एल के केस में केवल एक्सएल ही होगा, तो बिकॉज यहाँ हम अलग से लिख देते हैं कि वी नोट इजिकल टू आई, जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। वी नोट की बात हो रही है, पीक वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर करंट के लिए भी पीक वैल्यू रखेंगे। और रेजिस्टेंस क्योंकि इसमें केवल एल कनेक्ट है, इंडक्टर कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस की जगह जो रिएक्टेंस है एक्सएल वो यहाँ आ जाएगा। तो वी नोट की जगह हमने वैल्यू रख दी आई नोट इंटू एक्सएल, और यहाँ ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ये हमारे आ जाएगा। तो साइन, या इसको हम लिख दें π/2 प्लस ओमेगा टी। आगे हम इसका सॉल्यूशन देखें तो वी एल इजिकल टू हमारे पास ये आ जाएगा आई नोट, एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, और साइन π/2 प्लस थीटा जो कि होता है कोस थीटा, उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा कोस ओमेगा टी। तो वी एल की जो फाइनल वैल्यू है सिंपली हमने यहाँ पर निकाल ली, और इसको अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल जो है फॉर्मूला बेस्ड, ये डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन था, जिसमें हमें आई गिवन है, इंडक्टर वाला केस है, तो इंडक्टर के केस में आई को देख करके जो है हम वी को लिख सकते हैं, और सिंपली हम वहीं से जो है आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। वो है ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई 220 वोल्ट। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब इनपुट पर जो भी वोल्टेज यहाँ अप्लाई की जाती है उसको ये स्टेप अप करके यानी बढ़ा करके आउटपुट में देता है। दूसरे वाले यहाँ पर जो कोयल है उसके अंदर ये आउटपुट पे इतने वोल्टेज बना देता है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है ये 11,000 वोल्ट पर जो है वर्क कर रहा है। और ये जो पावर सप्लाई कर रहा है, इसकी जो पावर है वो है 88 वोट जो है पावर ये जनरेट कर रहा है, मतलब पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट, तो हमें सेकेंडरी सर्किट में जो ये दूसरा वाला सर्किट है यहाँ पर, इसके अंदर जो करंट होगा उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। इग्नोरिंग द पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर, पावर लॉस जो है ट्रांसफार्मर में होता है हमें पता है, उसको इग्नोर करते हुए, यानी कि इस सर्किट में जो प्राइमरी सर्किट है हमारा, उस सर्किट से जितनी पावर यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज यहाँ फ्लो होने के कारण जो पावर यहाँ से जनरेट हो रही है, अगर सेम पावर ही यहाँ ट्रांसमिट कर दी गई है, यानी कि यहाँ पर भी जो पावर है इसकी 88 वॉट है, और सेम पावर ही इसकी सेकेंडरी कोयल को ट्रांसमिट अगर हो जाती है, तो उस केस के अंदर सेकेंडरी कोयल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, हमसे सिंपली ये पूछा गया है। हमें पता है सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि पावर P इजिकल टू होता है वी आई, यानी जितना सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसे और वोल्टेज दोनों के मल्टीप्लाई से। तो हम यहाँ देखिए पावर जो है वो 88 वोट है, और वी वोल्टेज अगर सेकेंडरी सर्किट में देखें, क्योंकि पावर सेम है, चाहे इनिशियल प्राइमरी सर्किट की बात करें चाहे सेकेंडरी सर्किट की, तो सेकेंडरी सर्किट पर जब ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ जो पावर है वो 88 वोट है। वोल्टेज की बात करें तो वहाँ पर 11,000 वोल्ट है, और वहाँ करंट की बात करें तो वो हमसे पूछी गई है। तो सिंपली हम इसका सॉल्यूशन जो करेंगे वो 88 अपॉन 11,000 यहाँ हो जाएगा। 11 से 1 टाइम यानी कि 1000 आ जाएगा, और 11 से 8 टाइम हमारे पास हो जाएगा, तो 8 जो मिली एम्पियर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये 10⁻³ हो जाएगी ऊपर जा करके, तो ये हमारे 8 मिली तो ये एम्पियर में था, तो ये 8 मिली एम्पियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो है द एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज ओसिलेटिंग इन ए सर्किट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एज Q इजिकल टू Q नॉट e की पावर -RT/2L। तो जो चार्ज है किसी ऑसिलेटिंग सर्किट में वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है इस रिलेशन के थ्रू, वेयर Q नॉट इज
द चार्ज एट टी इजिकल टू 0 सेकेंड, जहाँ पर क्यू नोट जो है 0 सेकेंड पर यहाँ चार्ज है। द टाइम एट विच द चार्ज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज टू 0.50 क्यू नोट। तो हमें वो टाइम पीरियड चाहिए, यानी कि टाइम पीरियड बताना है जब जो चार्ज है फाइनली वो बिकम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 0.50 क्यू नोट का। इतना जब हो जाएगा, यानी क्यू की वैल्यू जब इतनी हो जाएगी तो वो किस समय पर हो जाएगी, वो समय हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली क्यू की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 इसने गिवन है उसकी क्यू की वैल्यू को हम ये वाली पुट कर देते हैं और टाइम की वैल्यू निकालते हैं। तो क्यू की जगह हम रख दें 0.50 क्यू नोट इजिकल टू क्यू नोट ई की पावर माइनस का आर टी बाई 2L। तो यहाँ जो है क्यू नोट से क्यू नोट हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 0.50 इजिकल टू ई की पावर माइनस का आर टी बाई 2L। और इस तरफ से दोनों साइड अगर हम लॉग ले लें ई बेस वाला यानी कि ln, तो ये 0.50 इजिकल टू यहाँ पर ln लेंगे तो ln इंटू ई की पावर, तो ln का मतलब log e होता है और e ही यहाँ पर आ रहा है, तो वो log e जो होता है, यानी कि हम जानते हैं log e बेस वाला e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो उस तरह से जो ये वैल्यू है ln के लिए बात कर रहे हैं, मतलब log e बेस वाला है और e जो है ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस का आर टी बाई 2L और ये ln या 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को रखें तो ये log a अपॉन बी इजिकल टू हमें पता है होता है log a माइनस log b। तो हम सिंपली इसको अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा log 1/2 को हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2 इजिकल टू माइनस का आर टी बाई, सिंपल है, हमें मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। log 1 हमारे पास 0 होता है तो ये हमारे पास आएगा माइनस का ln 2 इजिकल टू माइनस का आर टी बाई 2L। अच्छा, यहाँ जो t है वो स्मॉल है, स्टार्टिंग से स्मॉल t हमें दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, तो स्मॉल t को ही रखें। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कैपिटल T की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कैपिटल T जो है टोटल टाइम पीरियड जैसा लगता है, तो हम स्मॉल t यहाँ रख दें, जो कि कुछ भी टाइम हो सकता है। तो दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ स्मॉल t की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा 2L इंटू ln 2 बाई आर। अब यहाँ हमें 2 की वैल्यू हमें जानते हैं, L की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में 12 मिली हेनरी, यानी कि 12 इंटू 10⁻³ जो है वैल्यू हम L की रख देंगे। यहाँ हम t की वैल्यू में रखते जाएँ तो हमारे पास t इजिकल टू आ जाता है 2 इंटू L की जगह हम रखेंगे 12 इंटू 10⁻³ इंटू ln 2 या log 2 की वैल्यू भी हमें जो है क्वेश्चन में गिवन है 0.693, यहाँ हम देख सकते हैं और हमें ध्यान भी होनी चाहिए, अपॉन r की वैल्यू भी हमें गिवन है 1.5 ओम। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11.09 के अप्रॉक्स जो है मिली सेकेंड में हमारे पास टाइम निकल करके आ जाता है। इसे आप सॉल्व कर लें मैथमेटिकली, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, हमें चार्ट जो है उसका वेरिएशन दिया हुआ है, तो क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है वो हमें दी गई है कि भाई इतनी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू को इतना रखना है और सिंपली हमें स्केच मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके स्मॉल t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो सिंपली जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको हमें ध्यान से सॉल्व करना है। हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ इन्होंने कैसे दी है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो है वो हमें गिवन है। ध्यान दें, यहाँ NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल, इसका जो रेशियो है वो 1/2 से गिवन है और हमसे पूछा गया है VS एंड VP का रेशियो हमसे पूछा गया है। अब ट्रांजिस्टर के लिए ध्यान दें कि नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है वो सीधा सीधा इनके वोल्टेज के रेशियो के बराबर होता है, और जब बात करंट की आती है तो करंट के ये अपोजिट या रेसिप्रोकल के बराबर होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल और वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज भी नंबर ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी कोइल जो है वो दोनों अप ऊपर ही आएंगे, लेकिन जब करंट की बात होती है तो यहाँ पर करंट इन सेकेंडरी कोइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कोइल। इस तरह से हम करंट के लिए हमने ध्यान रखते हैं कि भाई करंट का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल होकर आता है, 1/, होकर यानी कि उल्टा आता है, जबकि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो है वो सिमिलर आता है। ऊपर PP है तो नीचे SS है।
ये रिलेशन हमें ध्यान होना चाहिए ट्रांसफार्मर से, क्योंकि इस रिलेशन पर बेस्ड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो है हम उसको इजीली सॉल्व यहाँ पर कर पाएँ। तो हमसे जो है जनरली वोल्टेज का रेशो पूछा गया है, तो हमें पता है कि हम इसको सॉल्व करें यहाँ से, तो नंबर ऑफ टर्न्स NP अपॉन NS जो होगा वो बराबर होगा VP अपॉन VS के। इसका मतलब ये रेशो हो जाएगा 1/2। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया, हम उसको ध्यान दें, जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि VP अपॉन VS का रेशो 1/2 आ गया और हम फटाफट से 1/2 को यहाँ पर टिक कर दें। जब हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ए के अंदर हमेशा जो है मोस्ट प्रोबेबल चांस होती है कि जो है गलत या कन्फ्यूज़न करके जो है आंसर दिया होता है। लेकिन आजकल जो है हर पेपर में जो क्वेश्चन है उन्हें उनके जो ऑप्शन है उनको एक्सचेंज कर देते हैं, तो हमेशा ना सोचें कि भाई फर्स्ट में है तो वो आंसर हमारा गलत ही होगा। ऑप्शन फर्स्ट वाले भी जो है करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ जो VP और VS का रेशो है वो 1/2 आ जाता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो VS और VP का रेशो पूछा गया है। इसका मतलब इसका अपोजिट VS अपॉन VP का रेशो पूछा गया है, तो इसे अपोजिट करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट से हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे करंट का रेशो पूछा जाता तो VP अपॉन VS हमारे पास 1/2 है, तो इसका मतलब ये है IS अपॉन IP। तो हमसे IS और IP का अगर रेशो पूछा जाए कि भाई IS और IP का रेशो बताओ, तो IS और IP का रेशो आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये जो रेशो है वो IS और IP का हमें गिवन है 1 के अंदर। जबकि वोल्टेज की जब बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बिल्कुल हमें सतर्क रहना चाहिए। इस क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन से ही नहीं उनके आंसर टिक होते, बल्कि ध्यान रखने से भी होते हैं, क्योंकि पेपर लेंथी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन उनके अंदर हमें सॉल्व करने होती है, समय को भी हमें ध्यान रखना होता है, स्पीड को भी हमें ध्यान रखना होता है। तो साथ ही साथ हम हमारा जो फोकस है वो पेपर से बिल्कुल ना हटाएं, और एक एक बात जो उसने जो दी है उन सारी को हमें बहुत ध्यान से पढ़ें कि भाई उसने क्या चीज़ हमसे डिमांड की है। और जब हम आंसर निकालें तो जब हम आंसर निकालते तो हम मैच करा दें कि जो हमसे डिमांड की गई थी क्या हमने वही आंसर निकाला है, तो फटाफट से जो है हम ऐसा कर पाएंगे। और जब हम क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रैक्टिस करने से जो है हमारी स्पीड और एक्यूरेसी जो है क्लियर होती जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन 8 के है एन AC सोर्स इज कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट। एक AC सोर्स है जिसकी जो वोल्टेज है वो हमें गिवन है इस इक्वेशन 1 से। इस AC सोर्स के अंदर जो है एक इंडक्टर कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। द वैल्यू ऑफ फाई, तो यहाँ पर जो फेज फाई होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। L और R के लिए जब L कनेक्टेड होता है तो उसके लिए फेज का फॉर्मूला अगर हम देखें तो tan फाई जो होता है वो XL अपॉन R से गिवन होता है। जैसे कि LCR अगर होता तो tan फाई जो है वो XL माइनस XC अपॉन R के बराबर होता है, लेकिन यहाँ C नहीं है, तो सिंपली जो इसका फॉर्मूला है हम ध्यान रख सकते हैं कि भाई XL अपॉन R से होता है। तो L और R के केस में ये XL अपॉन R से जो है इसका फॉर्मूला गिवन होता है। तो यहाँ पर हमें R की वैल्यू, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है कि भाई R की वैल्यू तो 100 ओम है, लेकिन XL की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमें निकालनी है। तो हम यहाँ देखें कि भाई XL जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू L। तो अब हमें यहाँ ओमेगा की वैल्यू देखनी है कि भाई ये ओमेगा जो है वो कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई हो रखी है उस वोल्टेज का रिलेशन हम जानते हैं, जनरल जो रिलेशन होता है वो होता है V=V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है जो सप्लाई की होती है। तो जो यहाँ सप्लाई है उसमें हम टी का जो मल्टीपल होता है, तो टी का मल्टीपल है 100 पाई, तो यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है विच इज़ 100 पाई। तो इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ रख दें तो ओमेगा आ जाएगा 100 पाई इंटू एल, जो इसका इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हम रखें तो एल जो है वो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि यहाँ आर 100 ओम गिवन है, वैसे एल हमें गिवन है 1/पाई हेनरी। तो ये आ जाएगा 1/पाई हेनरी। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल करके आ जाती है 100, क्योंकि इम्पीडेंस रिएक्टेंस है तो ओम के अंदर होगा। तो सिंपली ये वैल्यू निकल करके आ जाती है। इसे हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें और tan फाई की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा XL, जिसकी वैल्यू हमने 100 R ओम निकाली है, और अपॉन R रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में हमें 100 ओम गिवन है, तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 जब कैंसिल होगा तो tan फाई जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब फाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 45 डिग्री। तो इस तरह से जो 45 डिग्री जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो जो भी
ऑप्शन है कि भाई 5, तो 5 इजिकल टू हमारे पास 45 यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड और भी जो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम इस पर बनने वाले सभी पैटर्न के जो क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं और उनका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई सभी चीज़ों को, थोड़ा थ्योरी पोर्शन भी हम उसको क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन पर वो क्लियर हो और हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और सही ढंग से, सही सटीक तरीके से, एक्यूरेसी के साथ उसका सॉल्यूशन हम कर पाएँ। तो मिलते हैं इसी के लेक्चर नंबर जो 8 है, इसी के पार्ट 2 के अंदर हम जो अल्टरनेटिंग करंट का है उसमें हम मिलते हैं और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।